Hello students, a very good morning to all of you, and I hope all of you are doing your studies regularly. Hope all of you have complete notebooks. So do your written work firstly, then we will start the revision work. Okay. So in our today's class, we are going to read the next chapter, that is chapter 14 of part first, movement of ocean water. जो 13 चैप्टर था उसमें हमने ओशन वाटर में कैसे टेम्परेचर है वो इफेक्ट होता है या स्लैनिटी है वो डिस्कस किया था. एंड इस चैप्टर में हम ओशन की जो मूवमेंट है वाटर में, सो ओशन में जो वाटर है उसकी मूवमेंट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे. सो एज यू नो कि वाटर है वो स्टेबल नहीं है कि एक जगह पर रहेगा, उसमें मूवमेंट होती रहती है. ठीक है. एंड ओशनिक वाटर तो एक वास्ट बॉडी है तो उसमें तो मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है क्योंकि विंड का इम्पैक्ट भी वहां पर ज्यादा होता है. ओके. सो मूवमेंट ओशन में टू टाइप से होती है. मूवमेंट इन ओशन, फर्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टली एंड सेकेंड वन इज वर्टिकली. So in horizontal movement like waves and currents and waves, water इस तरीके से जब मूव होता है. ओके. सो डायरेक्शन ये होती है वाटर की. एंड इन वर्टिकली मूवमेंट व्हेन वाटर इज, वी कॉल दैट अपवेलिंग, डाउनवेलिंग, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जब वाटर की टाइड्स बनती है, सो मूवमेंट डाउनवेलिंग एंड अपवेलिंग. एंड टाइड्स में भी ऊपर की तरफ वाटर जा रहा है एंड नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है. सो टाइड, डाउनवेलिंग, अपवेलिंग, दीज आर द वर्टिकल मूवमेंट्स एंड वेव्स एंड करंट्स आर द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट. सो अब लेट्स रीड अबाउट द वेव्स. एक बार इनको हम डिटेल में स्टडी करते हैं थोड़ी सी. सो सपोज दिस इज ओशन सरफेस. ओशन सरफेस है एंड दिस इज ओशन फ्लोर. सो जब विंड ब्लो होती है और इसका फ्रिक्शन जब वाटर के साथ होता है तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सर्कुलर मोशन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं. मीन्स ओशन में जो वेव्स बन रही है उनके पीछे रीजन क्या है कि मूवमेंट हो रहा है, फिक्शन हो रहा है. जो एयर है उसका फिक्शन हो रहा है. एयर स्पीड में थी, उसका फिक्शन हुआ वाटर के साथ में और जो मॉलिक्यूल्स है उनकी सर्कुलर मोशन में मूवमेंट स्टार्ट हुई. सो जितनी ज्यादा स्पीड होगी, मैंने यहाँ पर प्लस का साइन लगाया, मतलब स्पीड जितनी ज्यादा है विंड की उतनी ही जो वेव्स हैं वो वेव्स की स्पीड होगी और वेव्स की जो लेंथ है वो भी बढ़ती हुई चली जाएगी. ओके. तो डिपेंड किस पर करती है, जो वेव लेंथ है या वेव्स के आगे बढ़ने की जो स्पीड है वो किस पर डिपेंड कर रही है, एयर स्पीड पर. जो विंड की स्पीड है उसके ऊपर डिपेंड कर रही है कि वेव का साइज क्या होगा या वेव है वो कितनी फास्टली मूव करेगी. ओके. सो नेक्स्ट टर्म इज वेव ब्रेक. ये तो हमने पढ़ा कि वेव्स है वो कैसे ओरिजिनेट हो रही है, कैसे ओरिजिनेशन हुआ है उनका. विंड आती है जब स्पीड में तो फ्रिक्शन की वजह से वेव्स बनती है. सो वेव ब्रेक इज अनदर टर्म. एक वेव ब्रेक भी है. अगेन दिस इज ओशनिक सरफेस. अब तो आपको लर्न भी हो गया होगा. एंड ओशनिक फ्लोर. ये फ्लोर है, ये सरफेस है, मतलब मीन्स यहां पर वाटर है, ये फ्लोर है इसका. ओके. सो एंड दिस इज कोस्टल रीजन. ये कोस्टल रीजन है, मतलब यहां पर लैंड स्टार्ट हो गया है, ये कोस्टल रीजन है. ओके. सो जब वेव्स ओरिजिनेट हो रही हैं, ओरिजिनेट होने के बाद में जब कोस्टल एरिया से ये टकराती है तो एक पॉइंट ऐसा होता है जब वेव ब्रेक हो जाती है, मतलब कंप्लीट नहीं बन पाती. यहां पर आप देखेंगे कंप्लीट नहीं बन पाएगी, वेव ब्रेक हो गई है यहां पर. सो इसे क्या कहा जाता है, वेव ब्रेक. कि कोस्टल एरिया पर जब वेव टकराती है तो वो कंप्लीट, उसका सर्कुलर कंप्लीट नहीं हो पाता और एक टाइम बाद वो इनकम्प्लीट रह जाती है. वेव ब्रेक हो गई है यहाँ पर इस पॉइंट पर हम कहेंगे वेव ब्रेक हो गई है. एक्चुअली यहाँ पर लिखना चाहिए आपको वेव ब्रेक. वेव ब्रेक, अगर आपसे डायग्राम पूछा जाए या वेव ब्रेक के बारे में तो आप ये डायग्राम बना करके बताएंगे. ओके. सो वेव ब्रेक हो गई वहां पर. सो वेव ब्रेक के लिए का फॉर्मूला है, दैट इज हमें ये लिखना होगा कि डिस्टेंस बिटवीन
between oceanic floor and oceanic surface is less than half of the wavelength. Okay, so distance between oceanic floor and oceanic surface is half of the wavelength. वेवलेंथ से हाफ हो जाता है डिस्टेंस इनका. सो ये एक फॉर्मूला है जो कि हमें लिखना होगा. वेव ब्रेक जब हमसे पूछा जाएगा, वी हैव टू मेक दिस डायग्राम एंड आल्सो राइट दिस फॉर्मूला ऑफ वेव ब्रेक. ओके, सो कुछ टर्म्स है दैट आर रिलेटेड टू वेव्स, दैट इज सो वेव्स के ये जो पोर्शन है दे आर कॉल्ड द क्रिस्ट, एंड ये जो पोर्शन इसे ट्रफ कहा जाता है. ओके, एंड दिस इज कॉल्ड द वेव हाइट. वेव की ऊंचाई कितनी, वेव हाइट है ये किस पर डिपेंड करेगी? स्पीड ऑफ विंड. जितनी स्पीड ज्यादा होगी उतनी ज्यादा हाइट होगी. ओके, एंड दिस इज कॉल्ड द वेव लेंथ. वेव लेंथ मीन्स एक वेव से दूसरी वेव की जो डिस्टेंस है वो कितना है. ओके, एंड दिस इज कॉल्ड द पीरियड. कितना टाइम लेती है एक वेव से दूसरी वेव बनने में, जो टाइम लगता है उसे पीरियड कहा जाता है. वेवलेंथ जो डिस्टेंस है एक क्रिस्ट से दूसरी क्रिस्ट बनने का. ठीक है, तो जब अप्स होते हैं दे आर कॉल्ड द क्रिस्ट एंड जो डाउन्स होते हैं दे आर कॉल्ड द ट्रफ. एंड दिस इज द हाइट ऑफ द वेव. किस पर डिपेंड करता है? विंड पर. ओके, सो आफ्टर वेव्स वी विल डिस्कस द टाइड्स. ओके, सो टाइड्स में हमने पढ़ा था कि वर्टिकल मूवमेंट भी होती है वाटर की, कि वाटर ऊपर जा रहा है एंड उसके बाद में नीचे आ रहा है, दैट इज वर्टिकल मूवमेंट हो रही है वाटर में. सो वर्टिकल मूवमेंट्स में टाइड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड टाइड में भी 2 टाइप की मूवमेंट होती है. सो व्हाट इज टाइड? फॉल एंड राइज ऑफ वाटर. ठीक है, वाटर का ऊपर जाना एंड उसके बाद में नीचे आना, दीज आर कॉल्ड द टाइड्स. ये 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज एब. एब क्या होता है? टाइम बिटवीन high tide and low tide when water level falling. जब वाटर लेवल फॉल होता है तो उसमें हाई टाइड एंड लो टाइड के जो बीच का टाइम है दैट इज कॉल्ड द एब. एंड सेकेंड वन इज फ्लो. सेकेंड टाइप ऑफ टाइड इज फ्लो. इट इज अ टाइम बिटवीन low tide and high tide when water level rising. जब वाटर ऊपर की साइड जाता है तो जो सबसे लो टाइड है एंड सबसे हाई टाइड है उनके बीच का जो ड्यूरेशन है दैट इज कॉल्ड द फ्लो. मीन्स यहां पर क्या था? टाइम बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड व्हेन वाटर लेवल फॉलिंग. जो वाटर लेवल फॉल हो रहा है नीचे की तरफ, तो सबसे जो हाई टाइड है एंड सबसे जो लो टाइड है उनके बीच का जो ड्यूरेशन है दैट इज एब. एंड जब वाटर रेज हो रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसमें सबसे लो टाइड एंड उसके बाद में सबसे हाई टाइड, इनके जो बीच का ड्यूरेशन है दैट इज कॉल्ड द फ्लो. ओके, सो आपको पता है कि जो टाइड्स होते हैं दे आर बिकॉज ऑफ द सम फोर्सेज इनके बीच में काम कर रही होती है. कुछ फोर्सेज की वजह से आपने पढ़ा भी हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है यहाँ पर. ओके, सो विच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टाइड्स. टाइड्स हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, हम पहले भी हमें पता है कि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइड्स. टाइड्स क्यों आते हैं? देखिए, टाइड्स के पीछे 2 रीजन है. फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर सन एंड मून का कंबाइनली एंड अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसकी वजह से टाइड्स आते हैं. एंड सेकेंड वन इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ओके,
तो अब समझते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो सपोज हियर इज द अर्थ, ओके, एंड दिस इज द मून। मून का साइज सन से काफी स्मॉल है, बट क्योंकि मून सन से ज्यादा पास है अर्थ के, तो ग्रेविटेशनल फोर्स सन की बजाय मून का ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। मून के जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है हमारी अर्थ पर। ओके, सो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का ज्यादा इंपैक्ट लैंड की बजाय वाटर पर ज्यादा होता है। मीन्स जो वाटर है उसमें वो ज्यादा अट्रैक्ट होगा। मीन्स जब ग्रेविटी होगी मून की, है वो ऊपर उठेगा। ठीक है, तो मून की ग्रेविटी की वजह से जो वाटर है ओशंस में वो ऊपर की तरफ उठा। सो अब वाटर ऊपर उठेगा तो ये वाले जो यहाँ पर जो ओशंस है उनका वाटर लेवल कम हो जाएगा। सो यहाँ पर आ जाएगी हाई टाइड। हाई टाइड होगी, अट्रैक्ट हो रहा है वाटर, एंड जहां से ये कम हुआ है दैट इज लो टाइड। यहां पर बनेगी लो टाइड। ओके, सो सेकेंड फोर्स क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आपने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा है, दैट इज टू एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उसका अपोजिट रिएक्शन क्या होगा? यहां पर फोर्स पड़ेगा, यहां पर फोर्स था, उसका अपोजिट रिएक्शन हुआ, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल। एंड कुछ जो जियोलॉजिस्ट हैं वो इसे अर्थ के रोटेशन की वजह से भी यहाँ पर टाइड्स आते हैं, कि अर्थ रोटेट कर रहा है उसकी वजह से भी यहाँ पे टाइड आ रहे हैं। सो या तो आप सेंट्रीफ्यूगल को अपोजिट रिएक्शन मानिए, इस इधर की साइड टाइड्स है उसका, या फिर रोटेशन की वजह से। बोथ आर करेक्ट अगर आप दोनों में से कुछ भी लिखते हैं तो। सो ये था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहां पर भी हाई टाइड। ठीक है, तो इस पार्ट में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जहां पर लग रहा है यहां पर हाई टाइड, एंड मून की ग्रेविटी की वजह से हाई टाइड, और जबकि इन एरियाज में क्या बनेगी? लो टाइड्स। तो ये दो फोर्सेस हैं जो वर्क कर रहे हैं टाइड्स के लिए। ओके, सो एज वी नो मून हमारा नेचुरल सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों ओर रेवोल्यूशन करता है। सो कुछ सिचुएशंस क्रिएट होती है, यहाँ पर पोजीशन बनती है मून की जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स आते हैं। सो फर्स्ट वन इज पेरिगी एंड एपोजी। सो पेरिगी एंड एपोजी में लाइक अर्थ इज हियर, सो ये मून का रेवोल्यूशन है, मून रेवोल्यूशन कर रहा है अर्थ के चारों ओर। ओके, सो वो टाइम जब मून है वो पास में होता है अर्थ के, तो हाई टाइड्स आती है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाता है। सो इसे हम कहते हैं पेरिगी। एंड जब मून की जो पोजीशन है वो दूर होती है अर्थ से, दैट इज एपोजी। ओके, सो यहाँ पर जो टाइड्स हैं वो ज्यादा ऊंची नहीं होती है, लो टाइड्स होती हैं, जबकि जब पास में होता है मून तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है तो टाइड्स हाई होती है। ओके, सेकेंड वन इज सिजिगी। सिजिगी मीन्स जब सन, मून एंड अर्थ एक स्ट्रेट लाइन बनाए। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन कैसे बन सकती है? सन इज हियर, देन हियर इज द मून एंड द अर्थ। ओके, एंड हियर इज द अर्थ एंड हियर इज द मून। सो फुल मून कब होगा? तब सन एंड मून के बीच में होगी अर्थ। एंड न्यू मून कब होगा? जब सन एंड अर्थ के बीच में होगा मून। कभी भी सन बीच में नहीं आ सकता है, आपको पता है ना, क्योंकि मून है वो अर्थ के चारों ओर रोटेशन कर रहा है, जबकि अर्थ है वो सन के चारों रोटेशन कर रही है। तो सन हमेशा साइड में रहेगा। पोजीशन चेंज होगी वो किस किस की होगी? अर्थ की एंड मून की। ओके, सो न्यू मून कब कहेंगे हम? तब अर्थ एंड सन के बीच में मून की पोजीशन होगी। एंड फुल मून कब कहते हैं? जब सन एंड मून के बीच में अर्थ की पोजीशन होती है। ओके, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको सिजिगी कहा जाता है। पेरिगी कब होता है? जब मून है वो बहुत पास में होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होती है तो हाई टाइड्स आती हैं। एंड अपोजी कब होता है? जब मून की पोजीशन है वो दूर होती है अर्थ से, एंड इसमें जो टाइड्स है वो ज्यादा ऊंची नहीं जाती हैं। ओके, सो नेक्स्ट टर्म इज क्वाड्रेचर। यहां पर आपको सिजिगी था, सेकेंड वन इज क्वाड्रेचर। क्वाड्रेचर कब बनता है? जब अर्थ के राइट एंगल पर हो सन एंड मून। इस तरह की जब लोकेशन होती है तो जो टाइड्स होते हैं वो ज्यादा ऊंचे नहीं जाते हैं। रीजन उसके पीछे ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स सन का भी
अट्रैक्ट कर रहा है ओशन वाटर को, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स मून का भी अट्रैक्ट कर रहा है वाटर को, ओशन वाटर को। सो दोनों का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उनका काउंटर हो जाता है, मतलब ज्यादा फोर्स ना ही सन का ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर पाता है ना ही मून का। तो जो टाइड्स होती हैं इसमें लो होती हैं, इन्हें नीप टाइड्स कहा जाता है, नीप टाइड्स। ओके, जबकि सिजिगी में क्या था कि स्ट्रेट लाइन में थे अर्थ, मून एंड सन। तो यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है, उसकी वजह से यहां पर हाई टाइड्स आती हैं। इन्हें स्प्रिंग टाइड्स भी कहा जाता है, स्प्रिंग टाइड्स। सो नीप टाइड्स एंड, तो आपसे सिजिगी एंड क्वाड्रेचर अगर ना बताया हो आपको टर्म, और आपको स्प्रिंग टाइड्स एंड नीप टाइड्स बताइए, तो आप समझ जाना किसके बारे में बात हो रही है। मतलब हाई टाइड आती है न्यू मून एंड फुल मून पर, ठीक है, जिसे हम पूर्णिमा और अमावस्या भी कहते हैं, ठीक है। तो हाई टाइड्स होती है उस दिन। एंड जो क्वाड्रेचर होता है जब सन एंड मून एक राइट एंगल पर ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करे उनका अर्थ पर, उसे कहा जाता है नीप टाइड्स। ओके, सो ये हाइट के बेसिस पर हमने डिवीजन पढ़ा था, मतलब हाइट के बेसिस पर लो टाइड एंड हाई टाइड। एक फ्रीक्वेंसी भी होता है टाइड की, कि दिन में कितनी बार टाइड्स है वो आ रहे हैं। सो फ्रीक्वेंसीज के बेसिस पर भी हम डिवीजन करते हैं। टाइप्स ऑफ टाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर देखिए, फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर देखते हैं टाइड्स को। सो फर्स्ट वन इज सेमी ड्यूरेनल। सेमी ड्यूरेनल टाइड्स कौन से होते हैं? टू हाई टाइड्स एंड टू लो टाइड्स। दिन में 2 बार हाई टाइड एंड 2 बार लो टाइड जब आते हैं, टू लो टाइड की एंड टू हाई टाइड की जो हाइट होती है वो सेम होती है, हाइट सेम, ठीक है। इन्हें सेमी ड्यूरेनल टाइड्स कहा जाता है। नेक्स्ट इज ड्यूरेनल टाइड्स। ड्यूरेनल टाइड्स मतलब दिन में एक हाई टाइड एंड एक लो टाइड, एंड इनकी भी जो हाइट होती है वो क्या होती है? सेम। ओके, एंड थर्ड इज मिक्स्ड टाइड। इनमें जो टाइड्स होते हैं लो टाइड एंड हाई टाइड, उनका जो हाइट होती है उसमें अनइक्वल होती है, मतलब बराबर नहीं होती है हाइट, हाइट अनइक्वल होती है, हाइट का जो बहुत सारा डिफरेंस होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? मिक्स टाइड्स। एंड मिक्स टाइड है वो एक तो नॉर्दर्न अमेरिका के कोस्टल रीजन पर, नॉर्दर्न अमेरिका, एंड एक पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन में जो आइलैंड्स है वहां पर ये टाइड्स होते हैं, मिक्स टाइड्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। हमने इसमें वेव्स एंड टाइड्स का डिस्कशन पढ़ा है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। सो रीड दिस टॉपिक फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। Okay, so do your studies regularly. Firstly, complete your notebook. Read the chapter from your NCERT books. Okay, so I hope all of you are maintaining your timetable and following them. Okay, so best of luck for your studies and obey your parents. Thank you.